So when we start off with this topic of parliament, ठीक है, parliament is effectively the most important topic. Okay, in the entire polity, whichever question is being asked in your NDA examination is by and large around this topic. ठीक है? Now basically what all are the parts of parliament? What are the parts of parliament? नहीं, parliament is union legislature. ठीक है? Parliament is union legislature. What is the meaning of legislature? लॉ बनाते हैं, ठीक है? And in this parliament there are three constituents of this. Okay, first being the office of President of India. Okay, now the President of India is not an active part. Okay, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो लोकसभा राज्यसभा के सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज विदाउट हिज एसेंट, ओके, नथिंग कैन बिकम अ लॉ इन इंडिया. जब तक राष्ट्रपति पास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी भारत में कानून नहीं बन पाएगा. ठीक. सो प्रीवियसली वी हैड सीन हाउ president is elected, okay, and president gets removed. Okay, now we will emphasize upon the powers of the president. ठीक है, president of India की powers क्या हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे. क्लियर? चलिए. So now when we start off with the powers of the president of India, okay, according to you what is the most important power of the president? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सबसे जरूरी एक पावर क्या है? बताइए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर? सिंपल. प्रेसिडेंट क्या है? हम उन्हें फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं. ओके, व्हाई इज ही कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन? बताइए, फर्स्ट सिटीजन क्यों कहते हैं उन्हें? बिकॉज ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री. क्लियर? तो देश में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, उनके हेड हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक. ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पावर्स क्या हुई? एग्जीक्यूटिव पावर्स. ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर मींस एज द एग्जीक्यूटिव हेड व्हाट ऑल पावर्स आर एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट. क्लियर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी प्रीवियसली मैंने बताया दैट ही इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑल्सो. ओके, सो ही इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग. ओके, लॉज को तब तक कोई लॉ नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उसे पास नहीं कर देते. ठीक. सो ही हैज गॉट लेजिस्लेटिव पावर्स. ओके, और हम क्या जानते हैं प्रेसिडेंट के बारे में? आप लोग कल, इफ यू क्रैक एनडीए एग्जाम एंड इफ यू विल बिकम ऑफिसर्स, ओके, तो आपका और प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं ना सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ठीक. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी कुछ मिलिट्री पावर्स भी हैं. ठीक. अब हमारे देश में एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेचर है, एंड द थर्ड पिलर इज जुडिशरी. ओके,
प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव से कुछ रिलेशन है, लेजिस्लेशन से कुछ रिलेशन है, कोई रिलेशन उनका जुडिशरी से भी होगा। ओके, तो उनकी कुछ पावर्स आती हैं जिन्हें जुडिशियल पावर्स भी कहा जाता है। ओके, ठीक। जुडिशियल पावर्स के साथ साथ आप देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ समबडी कम्स फ्रॉम अब्रॉड, कोई विदेश से भारत आता है मिलने, किसी देश का राष्ट्रपति आ रहा है मिलने, प्रधानमंत्री आ रहा है, वो राष्ट्रपति से जरूर मिलने जाते हैं। ठीक है, तो क्यों जाना जरूरी है? बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग अ हेड ऑफ द कंट्री, ओके, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो डज समथिंग फॉर द डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक पार्ट्स, ओके। अब ये दीज आर सम प्रोमिनेंट पार्ट्स, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट सम वीटो पावर्स आल्सो। वीटो पावर्स का मतलब है व्हेन अ बिल इज सेंट टू हिम, ओके, लोकसभा राज्यसभा से जब एक बिल पास कर दिया और उन्हें भेजा गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे उस बिल के ऊपर, ओके, दैट इज whatever decisions he will take, उन्हें वीटो कहते हैं। वीटो पावर्स, वीटो का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक, इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इसी के साथ साथ कुछ और भी स्पेसिफिक पावर्स हैं जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्लियर? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इफेक्टिवली अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, ओके। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काम क्या करना है, क्या काम है मेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करने के लिए? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall act upon the aid and advice of the PM and his council of ministers, okay? तो जो भी काम प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करता है वो काम प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री का सुझाव मानना राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी है। ठीक है, इसीलिए जहां एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नॉमिनल हेड बोला जाता है, रियल हेड बोलते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक, क्लियर? तो इन्हें अभी पावर्स को डिटेल में देखते हैं। ओके, अब यहां पर अगर पावर्स की बात की जाए, ओके, नाउ ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। ओके, एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब, एग्जीक्यूटिव्स का मतलब डिसीजन एग्जीक्यूट करना। ओके, सो एज एन एग्जीक्यूटिव हेड all decisions of the union government are taken in the name of the president। ठीक है, जितने भी डिसीजंस हैं केंद्र सरकार के वो राष्ट्रपति के ही नाम में लिए जाते हैं। ठीक, दूसरा, he shall appoint the PM and his council of ministers। अब आपके एनडीए में प्रीवियस एग्जाम में एक स्टेटमेंट आई है क्वेश्चन में, that Prime Minister holds the office during the pleasure of the President। अब ये स्टेटमेंट आप बताओ ठीक है या गलत है? क्यों? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब, अगर क्या राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा सकता है? प्लेजर प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, टेल मी, हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर? कहां पे, कौन से इलेक्शंस में? लोकसभा इलेक्शंस में। सो प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आई, लास्ट एग्जाम में, दैट प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्हें कहा जाता है who effectively holds the office of the leader of the majority party। जिस पार्टी या अलायंस के सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं, सीट्स आती हैं लोकसभा के इलेक्शंस में, उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो लोकसभा के एमपीज हैं, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं टोटल? 543, ठीक है। गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट्स चाहिए भैया? 543 में से 700 थोड़ी चाहिए। क्यों? अरे सरकार बनानी है, कितनी मेजोरिटी होगी? बस निकाल दो यार, 50% तो निकाल सकते हो इसका। $272, ठीक है। तो सपोज किसी भी पार्टी के इलेक्शंस हुए, ठीक है, किसी भी पार्टी ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उनके कम से कम 272 मेंबर्स जीत गए, ठीक है। तो वो जो 272 जीते हुए मेंबर्स हैं, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा लीडर कौन, ओके, और वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट से कहेंगे कि भाई हमारे जो लीडर हैं, हम सब ने मिलके इन्हें डिसाइड कराया एज आवर लीडर, ठीक है। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट दैट इंडिविजुअल एज द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक। अब सपोज मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, ओके, प्रेसिडेंट को राइटिंग में कह दें कि भाई सर, फ्रॉम टुडे वी हैव डिसाइडेड दैट आवर लीडर इज विराट कोहली, ठीक है। तो राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सिटिंग पीएम है उन्हें हटाएंगे एंड ही शैल अपॉइंट विराट कोहली एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो इट इज द प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना उनका काम है, और प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन्हें भी अपॉइंट करना इन्हीं का काम है, ठीक है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनमें रिकमेंडेशंस जो है दे आर मेड बाय दी पीएम, क्लियर। सो करंट गवर्नमेंट में मोदी जी जिसे कहेंगे कि इन्हें मिनिस्टर बना दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंपल्सरीली उन्हें मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, he shall appoint the chairman and members of constitutional offices, okay। अब ऑफिस है जैसे यूपीएससी, सीएजी, ओके, इलेक्शन कमीशन, ओके, यहां पर मेंबर किसे बनाना है, चेयरमैन किसे बनाना है, ये भी नेम पीएम रिकमेंड करेंगे, क्लियर। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन ही शैल मेक द रिकमेंडेशन, क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई सिलेक्शन कमेटी का प्रोविजन है तो वो कमेटी रिकमेंड करेगी, नहीं तो पीएम रिकमेंड करेंगे एंड प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट देम, क्लियर। नेक्स्ट, ही शैल सीक एनी इंफॉर्मेशन। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से देश के प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी कभी भी ले सकते हैं, क्लियर। सो ये जो प्रोविजन है दिया गया है अंडर आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। आप लोगों के एनडीए 2021 में 2 स्टेटमेंट दी गई, ठीक है, 2 नहीं 3 स्टेटमेंट दी गई, और उसमें कहा गया विच अमंग्स द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी तो यह है कि उन्हें पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन है वो मानना है, ठीक है, दैट इज बाइंडिंग अपॉन हिम, ओके। सेकंड, ही कैन एनी टाइम सीक इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देश में क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ मेकिंग में क्या चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड, he shall appoint only those individuals in the council of ministers whose names have been recommended by the PM,
क्लियर? तो वो 3 स्टेटमेंट दी गई थी। तो आप ये देखिए कि क्या क्या जिम्मेदारी है, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट वहां पर क्लियरली दी गई है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ओके, इन विच एवर क्वेश्चन यू गेट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गो थ्रू देम। ओके, सारी जो स्टेटमेंट्स हैं पहले वो पढ़नी है और उसके बाद ही सिर्फ आंसर मार्क करना है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, ही शैल अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज। ओके, बताइए टोटल इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर विद चीफ मिनिस्टर? दिल्ली और, नहीं सही बोला, हाँ। देखो टोटल यूटीज कितनी है? 8। ओके, 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, मतलब 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर विधानसभा है। ठीक, तो यही जो 3 यूनियन टेरिटरी है वहां पर होगा चीफ मिनिस्टर, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट देयर आर 5 यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं यहां पर अपॉइंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, and these administrators are appointed by the president of India. ठीक, next, he shall declare any area as scheduled area. Okay, scheduled area से जुड़े हुए provisions constitution में कहां पर दिए गए हैं? scheduled areas थोड़ी that are special provisions to states. schedule 5 and schedule 6 constitution। ठीक, अगला आता है ही शैल अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के हमारे देश में स्टेट्स के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, ठीक है, एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन्ड रहे, इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाए जाते हैं और ये इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, विच आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? ओके, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं दैट एज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री what all responsibilities are enjoyed by the president। ठीक, अगली आती है सर, पिछली वाली स्लाइड में आपने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सर, तो इसमें प्लेजर का तो कुछ है ही नहीं। क्यों? ये उसका उसके बाद फिर एक एग्जांपल, उसके बाद एक एग्जांपल भी तो दिया। प्रधानमंत्री हैं सपोज मोदी जी, ठीक है, और बीजेपी हैज गॉट टोटल जो है 240 के अराउंड उनके एमपीज हैं लोकसभा में। ठीक है, रेस्ट नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए जो बनाया गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके सॉरी, तो एनडीए जो अलायंस बनाया गया, ठीक है, उस एनडीए अलायंस के टोटल अराउंड 330 के अराउंड एमपीज हैं टोटल। ओके, जिन सबने मिलके ये कहा कि हमारे नेता मोदी जी हैं, ठीक है, इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, कल वही एमपीज मेजॉरिटी के अगर ये इन राइटिंग प्रेसिडेंट को दें कि नहीं हमारे नेता विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली को बनाया जाएगा। हाँ, अब देखो प्लेजर प्रिंसिपल क्यों कहते हैं इसे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री को हटाने का तो और कोई तरीका ही नहीं है। प्रधानमंत्री कब हटते हैं? हटना सिर्फ तब तक है, रहना या हटना जब तक वो मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अगर अब एक और एग्जांपल, अगर लोकसभा में उनका बहुमत कम हो गया, ठीक है, तब उन्हें किसी से एडवाइस भी लेने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को। ठीक है, उस कंडीशन में वो बिना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस के भी सस्पेंड कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। मल्टीपल नहीं, जरूरी नहीं है, वो उनका डिस्क्रिशन है। ठीक है, वो उनका डिस्क्रिशन है कि वो किसे कहेंगे कि आइए आप अपना सरकार बनाइए। ठीक है, और कोई नहीं आता अगर, देन ही कैन आल्सो रिकमेंड द डिसोल्यूशन फॉर फ्रेश इलेक्शन। देश में पुनः इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं, चुनाव। ठीक है, तो इसलिए ये मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो प्लेजर प्रिंसिपल है। अब एग्जाम में अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि विच अमंग्स द फॉलोइंग होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, अब ऐसा अगर सवाल आ जाए तो हमें एक छोटा सा तरीका ध्यान रखना है। प्लेजर वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर
कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूवल का कोई प्रोसेस ना हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का कोई रिमूवल का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का प्रोसेस होता है वैसा नहीं है। गवर्नर ऑफ स्टेट जो हैं उनके लिए कोई ऐसा सच प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए हम ऐसे कंडीशंस में प्लेजर प्रिंसिपल जो है उसे इन्वोक करते हैं। क्लियर, समझ आया सबको? नेक्स्ट आता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव का मतलब है एज लॉ मेकिंग, ओके। नाउ ही इज द लेजिस्लेटिव हेड ऑफ द कंट्री, ओके। लेजिस्लेटिव हेड का मतलब है कि लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनके हेड हैं ये, ठीक। एक्टिवली तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, तो हमारा लॉ मेकिंग होती कहां है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का हिस्सा कौन है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा आर 3 components of the parliament, okay. Now president of India will not participate in the discussion, okay, but he is the final authority to give assent, ठीक है। वो फाइनल अथॉरिटी है। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बिल के ऊपर साइन नहीं करेंगे तब तक वो देश में कानून नहीं बन सकता। क्लियर? अगला आता है ही शैल समन, प्रोरोग, ओके, डिसॉल्व द सेशंस ऑफ द हाउस, ओके। समन का मतलब होता है टू कॉल, ठीक। अब यहां पर पार्लियामेंट के सेशंस कब शुरू होंगे, ओके, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशू करेंगे। क्लियर? सो टू कॉल द सेशन इज समनिंग, ओके। प्रोरोग इज एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। डिसॉल्यूशन इज ओनली इन द केस ऑफ लोकसभा। क्लियर? डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा की जाती है। कब की जाती है? जनरल कंडीशन। कब लोकसभा डिसॉल्व की जाएगी? क्या टाइम पीरियड? कितने सालों में चुनाव होते हैं देश में? हर 5 साल बाद, ठीक है। सो डिसॉल्व, लोकसभा जो है इट कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर 5 years, इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर 5 years ऑल्सो ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बट फाइनल ऑर्डर डिसॉल्यूशन का प्रेसिडेंट ही इशू करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज नॉमिनेशन ऑफ एमपीज, ओके। नॉमिनेशन होता है, एमपीज राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। कितने एमपीज नॉमिनेट किए जाते हैं? ये भी लास्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में। Which amongst the MPs to the Rajya Sabha are nominated from which amongst the following categories? इनमें से किन कैटेगरीज में राज्यसभा के MPs का नॉमिनेशन किया जाता है? बताइए। टोटल 12, ठीक है। पहले होते कितने हैं? टोटल एमपीज कितने होते हैं राज्यसभा में? राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 250, 238 प्लस 12। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है दैट इज 245, 233 प्लस 12, ठीक है। अब ये जो 12 हैं ये कौन सी कैटेगरी से आते हैं? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ रहे हैं। 12 कौन सी कैटेगरीज हैं? दीज आर कैटेगरीज फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है, ठीक है। सो वेदर सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ऑल हैव बीन नॉमिनेटेड इन सोशल सर्विस, ठीक है। तो ये भी जो रिकमेंडेशन किए जाते हैं दे आर बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनेशंस आर डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज ही शैल नोटिफाई द जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 कहता है कि जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट की, ओके, उसका नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी करेंगे इन केस व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, आर नॉट एबल टू अराइव अपॉन अ कंसेंसस ओवर अ बिल, ठीक है।
किसी टॉपिक के ऊपर डेडलॉक हो गया है, ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि डिसीजन क्या है, वेदर एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट, ओके, तो तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। ओके, आपके एग्जाम में ये आर्टिकल भी पूछा गया है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्वीन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज ही शैल एड्रेस द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के जब फ्रेश इलेक्शंस हो जाते हैं तो एवरी फर्स्ट सिटिंग इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एवरी ईयर द फर्स्ट सिटिंग इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। कितने सेशंस होते हैं टोटल ईयर में? How many total sessions? कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेशंस लिखे हैं करवाने? कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ सेशंस हैव नॉट बीन मेंशन्ड, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन 2 सेशंस, ओके। हाउसेस के 2 सेशंस में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, ठीक। प्रेजेंटली 3 सेशंस आर कंडक्टेड, ओके। फर्स्ट इज समर सेशन, जिसे बजट सेशन हम लोग कहते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of February, ओके। सेकेंड सेशन जो है दैट इज मॉनसून सेशन, ओके, which usually starts in the month of June, July, okay. Third is the winter session which starts in November and or December, clear, okay. So उन्हें जो first sitting है every year and first sitting after reconstitution of Lok Sabha are addressed by the President of India, okay. Next he shall send messages to the houses, okay. तो पार्लियामेंट के हाउसेस में जो पेंडिंग डिसीजंस हैं उनके अराउंड वो हाउसेस को कन्वे करेंगे दैट व्हाट आर योर टेक, व्हाई आर दीज प्रोसेसेस टेकिंग टू लॉन्ग, क्लियर। नेक्स्ट ही शैल अपॉइंट द स्पीकर प्रो टेम, ओके, टेम्परेरी स्पीकर, ओके। स्पीकर प्रो टेम इज टेम्परेरी स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्लियर। तो जब तक लोकसभा के परमानेंट स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, उस सिटिंग के लिए सभी मेंबर्स को ओथ दिलवाने के लिए टेम्परेरी स्पीकर, स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जो स्पीकर प्रोटेम है इनकी जिम्मेदारी होता है सभी मेंबर्स को ओथ दिलवाना लोकसभा में, क्लियर। नेक्स्ट इज ही शैल डिसाइड अपॉन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। अब ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया कि अंडर विच आर्टिकल द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो एमपीज का जो डिस्क्वालिफिकेशन है दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। नेक्स्ट ही शैल रिकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, ओके, कि मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो उसका रेकमेंड उसे करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल ऑफ मनी बिल। कोई आइडिया किसी को मनी बिल का आर्टिकल? आर्टिकल 110, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना 108 जॉइंट सिटिंग, 110 मनी बिल, ओके, एंड 112 112 इज बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक, ओके। थर्ड, अगली चीज देखते हैं फाइनेंशियल पार्ट्स। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ फाइनेंशियल पार्ट्स भी दी गई है, क्लियर। सो ही शैल इंट्रोड्यूस मनी बिल and finance bills and shall lay down the annual financial statement in the houses, okay, under article 112 of the constitution। जो annual financial statement है, बजट जो है सरकार का, उसे रेकमेंड भी करेंगे दोनों हाउसेस में इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। shall grant any amount out of contingency fund of India, ठीक। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के फंड्स दिए गए हैं, ठीक है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स, तीसरा है कंटिंजेंसी फंड, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड क्या है? आर्टिकल 266 पार्ट 1, 266 पार्ट 2, 267, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड मींस
सभी जो इनकम है गवर्नमेंट की वो इसमें आती है कंसोलिडेटेड फंड में। चाहे टैक्स सरकार लगाती है वो सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आता है, ठीक है। सरकार अगर किसी देश से लोन ले ले और किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले ले वो भी पैसा इसी में आएगा, क्लियर। इसके साथ साथ अगर कोई किसी ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ग्रांट दे दी सरकार को वो भी सारा पैसा आएगा। तो अल्टीमेट इनकम जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में डाल दी जाती है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट्स। अब हम लोगों के जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे आप लोग वॉलंटरीली क्या पैसा सरकार को देते हो अपनी मर्जी से, कौन क्या पैसा है ऐसा जो हम सरकार को देते हैं कि आप इस्तेमाल कर लो? टैक्स तो जबरदस्ती देते हैं यार, अपने मन से थोड़ी दे रहे हो। हम्म हम्म क्या डोनेट करा है सरकार को, तुम बताओ कुछ किया हो? पीएफ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पीएफ, पीएफ क्या होता है वैसे? सैलरीज में, घर में पेरेंट्स की सैलरी आती होगी तो वो कहते हैं यार, पिताजी बताते होंगे यार यार इतने पैसे तो मेरे पीएफ में कट रहे हैं, ठीक है। पीएफ इज प्रोविडेंट फंड, ओके। सो दैट इज अ सेविंग दैट यू आर डूइंग, ठीक है। जितना वो पीएफ आप डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी उतना ही एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है इस प्रोविडेंट फंड में, ओके। एंड आफ्टर एटलीस्ट 15 years, ओके, दैट मनी कैन बी पार्शियली टेकन आउट, उसे आप पार्शियली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सबके बैंक अकाउंट होंगे, उसमें सेविंग्स बैंक में आप कुछ पैसा रखते हैं, ठीक है। आप एक एक दो दो साल वो पैसा पड़ा रहता है, जब जरूरत होती है आप निकाल लेते हो उसे, क्लियर। तो वो बिल्कुल एफडी, सेविंग्स बैंक, ये जो सारा पैसा है ये आपने सरकार को अपनी मर्जी से दिया है कि आप इस्तेमाल करते रहो, जब हमें जरूरत होगी तब हम यूज कर लेंगे, क्लियर। तो ये सारा पैसा पब्लिक अकाउंट में जाता है, ठीक। कंसोलिडेटेड फंड से तो देश भर में कोई भी स्कीम, प्रोजेक्ट, कुछ भी चल रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड से वहां पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट के जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कहीं किसी से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना है, क्लियर। गवर्नमेंट ने किसी प्रकार से कोई लाइसेंस लिया है उसकी फीस देनी है, क्लियर। सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, यहां से खर्चा होता है। तीसरा आता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ओके। अब कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसमें कंटिंजेंसी का मतलब इमरजेंसी, okay, that the government does not have time to withdraw money from the consolidated fund। सरकार के पास समय नहीं था कि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जा सके, ठीक है। तो उस समय पर जो गवर्नमेंट है वो इमीडिएटली जाती है प्रेसिडेंट के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमें थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, ठीक है। इस कंटिंजेंसी फंड में पैसा डाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। पहले इस कंटिंजेंसी फंड में थे 500 करोड़ रुपए, ओके। इन ईयर 2021, ओके, दिस नंबर वाज रेज्ड टू ₹30,000 करोड़, 30,000 करोड़ हो गया था, क्लियर। ये जो पैसा है वो प्रेसिडेंट से निकलवा ले सकते हैं, इन्हें पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। इसलिए कंटिंजेंसी फंड को बोला जाता है प्रेसिडेंट्स पर्स, इसे प्रेसिडेंट्स पर्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो पब्लिक अकाउंट है ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो सरकार के फिक्स्ड खर्चे हैं, ओके, तो यहाँ पे और किसी काम के लिए पैसा नहीं निकालेंगे, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उन्हीं के लिए। कौन सा पैसा? सरकार को जरूरत पड़ी है कि इमीडिएटली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां सरकार को पैसे की जरूरत है, ठीक है। सपोज एनी सिचुएशन लाइक कोविड, हाँ, और सरकार कहां रखेगी भाई, मोदी जी अपने साथ बैग लेके थोड़ी चलते हैं, ठीक है। अरे ये सब बैंक सरकार के ही तो हैं, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दीज आर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके।
तो ऐसा थोड़ी है कि सबके घर में मिनिस्टर्स ने अपने 1,000 करोड़ रुपए के थैले बनवा रखे हैं, ठीक है, कि चलो सड़क बनवानी है तो गडकरी जी ऐसा थोड़ी अपनी जेब में से नोट गिन के देंगे, ठीक। सो बेसिकली इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट दैट हूसोएवर इज डूइंग, ओके। नेक्स्ट इज ही शैल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में दिया गया फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन का काम है ये रिकमेंडेशन देना दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कैसे पैसे देगी, कैसे स्टेट्स के साथ टैक्स को शेयर करेगी, ओके। तो ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है। तो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। Third, diplomatic powers. Okay, so all international treaties, agreements are signed on behalf of the president. Clear? तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, सपोज कोई भी मिनिस्टर है, ठीक है, वो फॉरेन गए, okay? आपने अभी कल स्टेटमेंट्स में देखा होगा दैट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मेट तुलसी गबार्ड, okay, the NSA of US, okay, and they decided to cooperate upon these things। आया ना न्यूज में कि उन्होंने इन चीजों के एग्रीमेंट्स या मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, ओके। तो ये जो सभी डिसीजन लिए जाते हैं दे आर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, मींस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोई ट्रीटी अगर साइन होती है तो उस ट्रीटी में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के तरफ से, भारत के राष्ट्रपति की ओर से ये ट्रीटी साइन की जा रही है और एग्जीक्यूट कराई जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर्स। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ओके। वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, बट जितने भी रूटीनल डिसीजंस हैं, ऑपरेशनल डिसीजंस हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वो अपने आप नहीं लेंगे, ओके। इट विल बी इन अकॉर्डेंस टू व्हाट पार्लियामेंट डिसाइड्स, व्हाट द यूनियन कैबिनेट डिसाइड्स, क्लियर। वो ही उन्हें फिर एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल मतलब एज लीगल अथॉरिटी what decisions will be taken up by the president, okay। First, he shall appoint the chief justice and judges of supreme court and high courts of India, ठीक है। तो देश में चीफ जस्टिस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, ठीक है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें भी अपॉइंट करते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, क्लियर। Along with this, he shall also seek advice of Supreme Court on any question of law, okay। तो आर्टिकल 143 के अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि अगर उन्हें कहीं भी ये लगता है कि किसी जरूरी चीज के ऊपर एडवाइस लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ओके, देन ही कैन आल्सो टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब जुडिशियल पावर्स में एक और पावर्स आती हैं, पार्डनिंग पावर्स, ओके। आर्टिकल 72 कहता है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, okay, can consider all the pardoning powers around the punishments given under the violation of central laws, ठीक है। किसी प्रकार से केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन में भारत के राष्ट्रपति सजा माफी का अधिकार रखते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है he can pardon any sentence, वो हर प्रकार का कोई भी पनिशमेंट है उसे पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डेथ पेनल्टी हो या कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनके भी ऊपर माफी दे सकते हैं, उन्हें भी अगर पनिशमेंट दिया गया तो भी माफी दे सकते हैं, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर ये 5 तरह की बताई गई, ठीक है। पहली पार्डनिंग पावर है पार्डन, माफ कर देना, ठीक है। सो इट इज बेसिकली किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, बट क्यों करेंगे टेररिस्ट को, ठीक है। और नहीं तो फिर उसे पनिशमेंट क्यों दिया गया होगा कोर्ट के द्वारा? कोर्ट से भी गलती हो सकती है, ये कहना चाह रहे हो ना, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट भी तो है देश में। अब ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, ठीक है। सवाल आ रहा है कि हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज तो डिसीजन देता नहीं है, ग्रुप ऑफ जज देते हैं, दोनों से भी हो सकती है गलती, ठीक है। अब दोनों से गलती हो जाए तो क्या करेंगे?
सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू भी करवा सकते हो। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है, यहाँ इंपीच नहीं कर सकता, क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ने अगर किसी को भी, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ ये भाई साहब बैठे थे, इन्होंने 4 मर्डर कर दिए थे, ठीक है, इन्हें डेथ पेनल्टी दे दो, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी इनके निकले, जीजा जी, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, साले साहब को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। बाई चांस निकलेगा, इतना सोच रहे तो कुछ हम भी तो सोचे हैं, ठीक है। तो उन्होंने माफी की दे दी। अब माफी अगर मिल गई, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि कहीं उसमें कोई लीगैलिटी फ्लॉ तो नहीं है, ओके, एंड इन दैट सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट कैन टर्न दैट डिसीजन नल एंड वॉइड। ठीक, रिसेंटली आपने अगर याद हो, सो रिसेंटली देयर वाज अ केस इन गुजरात, ठीक है। गुजरात में एक रेप केस के जो कॉन्विक्ट थे, ठीक है, जिन्हें सजा दी गई थी, उनकी सजा माफ कर दी गई थी वहां के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जैसी पावर केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, वैसी राज्यों में गवर्नर के पास है, ठीक है। गवर्नर ने सजा माफ कर दी थी, ठीक है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू डिसीजन को जुडिशियली रिव्यू किया, ओके, और ये कहा कि जिन्हें तुमने पार्डन किया है उन्हें दोबारा से जेल में डालने के आदेश आ गए। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश में कोई भी डिसीजन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है। क्लियर? वो ये देखता है कि क्या ये जो डिसीजन है ये संवैधानिक है या नहीं, और अगर संवैधानिक नहीं है तो उस डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। क्लियर? ओके, सो ऑल ऑफ दीज पावर्स दे आर अंडर जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है कि वहां पर एक कैंडिडेट रूलिंग पार्टी लेकर आती है, एक ऑपोजिशन पार्टी लेकर आती है, और फिर वोटिंग कराई जाती है, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और वो फिर वोट करता है, ठीक। तो ऐसे वहां पर आप ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू इलेक्शंस होते हैं, बट बाय एंड लार्ज आप देखिए कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की मेजॉरिटी है तो उन्हीं के प्रेसिडेंट आए। ओके, चलिए, अब सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन जब कर दिया गया, पार्डन का मतलब है कि किसी को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है, उन्होंने सजा माफ कर दी गई, और पार्डन का मतलब है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं सभी चार्जेस से, एज इफ ही हैड नेवर कमिटेड अ क्राइम, ठीक है, जैसे इस व्यक्ति ने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं था, ठीक। नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन, ठीक है। अब कम्यूटेशन का मतलब होता है रिप्लेसिंग द सेंटेंस, रिप्लेसिंग द पनिशमेंट विद अ लाइटर पनिशमेंट, ठीक है। किसी को डेथ पेनल्टी दी गई थी, ठीक है, उसकी डेथ पेनल्टी को रिप्लेस कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट से, ठीक है, कि उसे फांसी नहीं दी गई बट जेल में डालने का, लाइफ इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर दे दिया गया। क्लियर? अगला आता है रेमिशन, ठीक है। रेमिशन जो है, रेमिशन कहता है कि आप ना पनिशमेंट को नहीं बदल सकते बट आप ड्यूरेशन को बदल सकते हो, ठीक है। सपोज समबडी वाज गिवन इंप्रिजनमेंट फॉर 15 इयर्स, ओके, उसे रिड्यूस करके 10 इयर्स किया जा सकता है। क्लियर? दैट इज रेमिशन। ओके, रेमिशन का मतलब है कि कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट हैज नॉट बीन चेंज्ड, ओनली द ड्यूरेशन हैज बीन चेंज्ड, ठीक। अगला आता है रेस्पाइट। अब ये जो रेस्पाइट है, इट इज लाइक कम्यूटेशन ओनली, ये कम्यूटेशन की ही तरह है, ठीक है, बट इसे एक्सरसाइज किया जाता है सिर्फ मेडिकल केसेस में, ठीक। यूजुअली ये जो रेस्पाइट है, इसमें भी जो पनिशमेंट है उसे एक लाइटर पनिशमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, बट इट इज यूजुअली डन व्हेन द कन्विक्ट इज इल, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं मेडिकल हेल्थ ग्राउंड्स पर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो फीमेल कन्विक्ट्स हैं, ठीक है,
सपोजिटली दे गेट प्रेग्नेंट, ओके, तब उनके जो पनिशमेंट है उनके ऊपर रेस्पाइट एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है रिप्रीव, ओके, रिप्रीव इज टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट। अब किसी को डेथ पेनल्टी दी गई, ठीक है, बट उसे कहा कि नहीं अभी तो मैंने तो गुनाह किया ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कह सकते हैं कि चलो इसे पनिशमेंट सपोज हमें देना था 1 अप्रैल को, ठीक है, कि चलो इसका डेथ पनिशमेंट हम और 2 महीने आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल की जगह 1 जून कर देते हैं, ओके, सो एज टू अलाउ द कॉन्विक्ट टू हैव मोर टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ नॉट गिल्टी, ठीक है, कि हमसे और समय दे देते हैं कि ये खुद को बेगुनाह साबित करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिप्रीव है इसमें मर्सी पिटीशन जो डाला जाता है, ठीक है, दिस मर्सी पिटीशन इज बेसिकली द रिक्वेस्ट and can be filed only before the president, that too only once, okay, तो मर्सी पिटीशन जो दया याचिका है वो सिर्फ राष्ट्रपति के आगे दायर की जा सकती है और सिर्फ एक बार की जा सकती है, मतलब अगर एक बार उन्हें प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी तो दोबारा नहीं एंटरटेन करेंगे, क्लियर, okay. अगली आती है वीटो पावर्स। वीटो पावर्स का मतलब है व्हाट हैपेंस when bill is passed and sent to the president, ठीक है, क्या होगा जब पार्लियामेंट से कोई बिल पास कर दिया जाए और वो फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाए, क्लियर। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब वो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि उस बिल को उन्होंने बिल्कुल नलीफाई रिजेक्ट कर दिया। एब्सोल्यूट वीटो जो है वो आज तक सिर्फ 2 बार किया गया है, ठीक है, फर्स्ट बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में और दूसरा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन उनके द्वारा, ठीक है। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, ओके, प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं ये बिल तो सही नहीं है, ये कानून सही नहीं है, तो वो उसे दोबारा भेज देते हैं पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट के हाउस के पास जहां पर इनिशिएट हुआ था कि आप इसे रिकंसीडर कीजिए, ओके, बट अगर वो बिल रिकंसीडरेशन के बाद पार्लियामेंट सेम फॉर्म में या चेंज फॉर्म में प्रेसिडेंट को भेज दे तो प्रेसिडेंट के ऊपर कंपलसरी है उसे साइन करना, क्लियर। तो सस्पेंसिव वीटो का मतलब कि वो एक रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं, बट इफ इट इज सेंट बैक टू हिम ही इज बाउंड टू साइन इट, उनके लिए कंपलसरी है उसे पास करना। अगर वो चेंज के साथ भेज दें या विदाउट चेंज के साथ पार्लियामेंट भेज दे, ठीक है, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखो प्रेसिडेंट कभी किसी बिल में कोई चेंज नहीं कर सकता। देखो फायदा इसलिए है कि एक प्रकार से सुपरविजन है आपके घर में एक डिसीजन मेकिंग इज इन दी कंट्रोल ऑफ योर फादर, ठीक है, पिताजी के हाथ में है या हंस के हो रहा है, मम्मी के हाथ में है क्या, ठीक है, कोई नहीं, तो पिताजी के हाथ में कंट्रोल है सारा, बट फिर भी कुछ भी हो जाए, अगर दादाजी एक बार कोई बात कह दें या एनीवन हु इज एल्डर टू योर फादर, ठीक है, चाहे फादर चाहे तो अपनी मनमर्जी कर सकते हैं बट वो एक बार कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट बेसिकली एक्ट्स एज एन एल्डर ऑफ द हाउस, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है कि प्रेसिडेंट ने ना तो इस बिल को रिजेक्ट किया ना ही एक्सेप्ट किया, क्लियर, तो जस्ट इसे पॉकेट में डाल के भूल गए, ओके, ना पास किया ना उसे रिजेक्ट किया, क्लियर। ये एक बार ज्ञानी जैल सिंह जो है उनके द्वारा किया गया है 1986 में। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये सभी वीटो पावर स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स के ऊपर भी कर सकते हैं, मतलब अगर स्टेट के द्वारा कोई बिल पास किया गया, विधानसभा के द्वारा कोई किसी भी स्टेट की विधानसभा के द्वारा पास किया गया, तो वो उसके ऊपर भी वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं वंस द बिल इज रिजर्व्ड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट,
ठीक है, गवर्नर ने अगर उसे रिजर्व कर लिया फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, देन द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दीज वीटो पावर्स ओवर दीज बिल्स आल्सो। ठीक, ओके। अगला आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ओके, अब आर्टिकल 123 अब हमेशा ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123, ओके, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213। ठीक है, अब आर्टिकल 123 के अंडर, ओके, एन ऑर्डिनेंस कैन बी मेड। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। ओके, सपोज पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा और ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सॉरी, जो गवर्नमेंट है, उन्हें ऐसा लगता है कि यहां पर कोई कानून बनाना बहुत जरूरी था। ठीक है, सरकार को लगता है कि इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि पार्लियामेंट में हम पहले डिस्कशन कराएं और फिर जाके लॉ पास करें। ठीक है, तो ये एक बैकडोर एंट्री के तौर पर ये ऑर्डिनेंस लागू कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस जो है ये इन राइटिंग, जो प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट है वो लिखित में भेजता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उसे एक्सरसाइज करते हैं, उसे पास करते हैं। ठीक, नाउ दिस ऑर्डिनेंस हैज सेम फोर्स एज दैट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? तो ऑर्डिनेंस के पास भी उतनी ही पावर शक्ति है जितनी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा होती है। ठीक है, बट ये जो ऑर्डिनेंस है इट इज लाइक अ टेम्परेरी लॉ। ठीक, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है 6 मंथ्स के लिए। ओके, एग्जाम्पल, सपोज ऑर्डिनेंस पास कर दिया 1 जनवरी को। ओके, 1 जनवरी एन ऑर्डिनेंस इज पास्ड, इट विल रिमेन इन फोर्स टिल 31 जून, 30 जून। ओके, 30 जून तक रहा पावर में 6 महीने के लिए। ओके, बट सपोज एनी सेशन ऑफ पार्लियामेंट कमेंसेस इन बिटवीन। अब इसके बीच में पार्लियामेंट का कोई सेशन शुरू हो गया, सपोज अ सेशन स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, ऑर्डिनेंस 1 जनवरी को पास हुआ, 30 जून तक वो रहता, ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करता, बट पार्लियामेंट का सेशन बीच में ही शुरू हो गया। ठीक, उस कंडीशन में यहां 1 अप्रैल के 6 वीक्स के अंडर पार्लियामेंट को उसे ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। मतलब ऑर्डिनेंस को कंसीडर करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर उसे पास करना पड़ेगा। अगर 6 वीक्स में पार्लियामेंट ने पास नहीं करा तो 6 वीक्स में ऑर्डिनेंस खत्म। ठीक है, वो जो लॉ बनाया गया था वो एंड हो जाएगा। ठीक, अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच एन ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन इफेक्ट? मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है? क्यों? अरे अब यार मैंने तो लिख ही दिया, अब क्यों 6 months + 6 weeks? सपोज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ 30 जून को, 30 जून को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ, ऑर्डिनेंस का 6 महीना तो खत्म नहीं हुआ था अब तक। ठीक है, उससे पहले ही ये शुरू हो गया। सेशन शुरू होने के 6 हफ्ते में पास कराना होता है। क्लियर? तो यहां पर 6 वीक्स का टाइम मिल गया। ओके, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है जिसमें पार्लियामेंट को, ठीक है, उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, या मैक्सिमम ड्यूरेशन इन विच के जिसमें ऑर्डिनेंस पावर में रह सकता है, दैट इज 6 months + 6 weeks। ठीक है, अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उनमें कोई डाउट हो एक बार सोचो, बताओ। सेशन 6 वीक्स तक चलेगा? सेशन तो लंबा भी चल सकता है। सेशंस तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सेशन की ड्यूरेशन क्या होगी। ठीक, आप देखते हैं कि जो बजट सेशन है वो तो 1 फरवरी में स्टार्ट होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल अप्रोक्सीमेटली 1st week of April। ओके, 6 हफ्ते से भी ज्यादा है। कोई चीज इसमें कोई डाउट किसी को?